नाज़रीन, पाकिस्तान की अजब कहानी है। जो कोई आज कह रहा है वो माजी में इसके बिल्कुल बरक्स कह चुका है। आप इसको यू टर्न कह लें या फिर सियासी मुफादात के लिए अपने असूलों को बदलना कह लें। वज़ीर आज़म साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उन पर मुशर्रफ को छूट देने पर तनकीद का निशाना बात बनाते रहे हैं। क्या कहते रहे, आइए आपको दिखाते। पाकिस्तान की तारीख में ये होता रहा है, चाहे आप अपने आप को कितना ही अलग या नया कह लें, सियासत सबकी वही पुरानी रही है। इस बार अलग ये हुआ है कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक डिक्टेटर को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी पर सजा मिली है। इस पर ISPR की जानिब से फौज का सख्त रद्द अमल सामने आया। आज एबटाबाद में उनके हमायतियों ने मुशर्रफ और फौज के हक में नारे लगाए। अब जरा सोचिए कि मुशर्रफ मुल्क के अंदर नहीं है, फिलहाल अपने जो किए का खामियाजा है वो नहीं भुगतना चाहते या भुगतेंगे, मगर इस फैसले ने उन सबको खबरदार किया है जिन्होंने आमरों के साथ मिलकर आइन तोड़ा। खसूसी अदालत के फैसले के बाद जो रद्द अमल सामने आया, क्या वो सिविलियन बालादस्ती को मजीद कमजोर कर देगा, ये हमारा आज सवाल है। और क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से जो फैसला आया वो पार्लियामेंट को कमजोर करेगा या मजबूत करेगा। नाज़रीन, इस पर हमने दावत दी है जनाब ताज हैदर साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रह चुके हैं और सियासी मामलात पर एक गहरी नजर रखते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, माहिर कानून है और साबिक वफाकी वजीर कानून भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, साबिक सेनेटर हैं, नून लीग सिंध के साबिक सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। और शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और पंजाब असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं। सबसे पहले बसरा साहब आपसे शुरू करती हूँ, चूंकि वजीर आजम साहब की बात जो है आपने सुनी, हाल ही में जो आपके वुज़रा जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं वो तो बड़े एक तरीके से प्रो मुशर्रफ हैं। ये भी बात हो रही है कि शायद जो हुकूमत है वो रिव्यू में चले जाए। तो इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने मुशर्रफ साहब को डिफेंड किया? पहले आप लोग कुछ और कहते थे, अब कुछ और कह रहे हैं। मुनीज़, पहली बात तो यह है कि कोई आइन और कानून से बालातर नहीं है, खा वो कितना बड़ा ताकतवर हो। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और तमाम इदारों की हदूदों को यूद भी उसके अंदर तयन कर दी गई हैं। आप अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आए, जो परवेज मुशर्रफ का फैसला हुआ है, तो मेरा ख्याल में एक आइन को वायलेशन हुई, वायलेशन के हवाले से एक केस जेर समात हुआ, उसमें एक जजमेंट आ गई। लेकिन अब मेरे ख्याल में कहीं भी हमारी हुकूमत ने या हमारे स्पोक्स पर्सन ने जो आप बात कह रही हैं कि ऐसा स्टांस नहीं कहा कि हम अदालतों के फैसले के खिलाफ। शौकत साहब, अभी तो आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनाइए, फिर फैसल जावेद साहब की बात सुना देती कहने वाला हूं। मुनीज़े जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही है या फैसल जावेद ने कही है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि इश्यूज किस पे उठ रहे हैं, पॉइंट किस पे उठ रहे हैं। जिस तरह से फैसला आया, जिस तरह पे ड्यू प्रोसेस लॉ को अडॉप्ट नहीं किया गया, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान जो उनकी अनवांटेड इंटरफेरेंसी और जिस तरह उनकी स्टेटमेंट्स आई, उसकी वजह से सवालात उठे, उसकी वजह से शिकूक व शुबहात बढ़े। अब देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि एक शख्स है, अनडाउटेडली केस बहुत लंबा चल रहा था। अब एक जेन्युइन आदमी, हमें भी पता है, पूरी कौम को पता है, आपको भी पता है। देखिए, मैंने खुद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जलसे मैं समझता हूं कि उन्होंने एक सुनिए, मेरा पॉइंट यह है कि एक आदमी डेथ बेड पे है, अगर उनको मौका दे दिया जाता, अगर वो उनका बयान देखें ना, पहले बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको याद होगा 6 दफा उनको मौका दिया था, वो उन्होंने पसंद नहीं किया आना, उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। जी मुनीज़े, मैं और बात कह रहा हूं, मेरी बात को मुकम्मल होने दी। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं कि इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, अगर आपने उनको मौका दे दिया गया होता, प्राइम चीफ जस्टिस साहब का यह बात ना आती कि जिस तरह डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने इस तरह कहा, देखी मेरी ताकत, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी यह कहा कि फैसला आने वाला है। और फिर ये कल की जो चीफ जस्टिस साहब के बयानात चल रहे हैं, वो उसने और सवालात खड़े कर दिए। अच्छा, अब इधर ही रुक जाइए शौकत बसरा साहब, इसलिए चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने इसकी बाकायदा तौर के ऊपर शौकत बसरा साहब इसकी तर्दीद की है और उन्होंने कहा है कि मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा, गलत मेरे ऊपर जो बयानात आपने चलाए हैं गलत तरीके से चलाए हैं। अब खालिद रांझा साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप अच्छी तरीके से कानून को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं।
अब क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुशर्रफ की केस की पैरवी करें? अगर वो करेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो इसको आगे लेके बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ अगर तो इन्होंने दयानतदारी दिखानी है तो देयर इज अ मेथड अबाउट मैडनेस आल्सो। ये जो बार बार कहा जा रहा है हमने 6 मौके दिए, खुदारा देखिएगा कि इस सूबे में पाकिस्तान कर रहे, इस शहर में देख लो कितने हजार लोग एब्सकॉन्डर हैं। किस एब्सकॉन्डर, जो कत्ल में एब्सकॉन्डर है, डकैती में एब्सकॉन्डर है, किस केस में एब्सकॉन्डर की ट्रायल हो गई, सजा हुई उसे? एनी वन एग्जाम्पल? लॉ डज नॉट एक्सेप्ट एब्सकॉन्डर होने से ये कोई सिविल दावा थोड़ी है कि हाँ जी आपका हमने हक जो है वो तलफ कर दिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मुल्ज़िम का बयान लेना लाजमी है एंड इंटायर एविडेंस हैज टू बी पुट टू हिम। मगर उनको रिप्रेजेंट तो कर रहे थे ना, उनके वकील जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर प्रोसिक्यूटर भी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। बात ये जी कि जहां तक तल्लुक है वकालत का, जी 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें वकील रिप्रेजेंट से गुजारा शायद हो सकता हो, लेकिन फर्स्ट स्टेज इज व्हेन द चार्ज इज पुट टू यू, it has to be accepted or rejected by the accused himself। और यही वजह थी कि यहाँ पे जब पहला चार्ज फ्रेम हुआ तो मुशर्रफ साहब को लाया गया, उन्होंने उस चार्ज को डिनाई किया। इट्स अ प्रोसीजर। ठीक है, अगली बात लेट मी कंप्लीट इट। जी जी, अगर तो इस मुल्क में किसी एब्सकॉन्डर का फैसला आपने कर दिया है जो 10-10 साल से एब्सकॉन्डर्स हैं, क्या इफ द लॉ परमिट्स इट यू शुड हैव डन दैट आल्सो। लॉ डज, ये 100 साल का लॉ है कि लॉ डज नॉट परमिट एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड इन एब्सेंशिया। और जहां आपने बट इज इट एब्सेंशिया, अगर उनको बुलाया गया हो और वो ना आए हो और उनका वकील पेश होता रहा हो? दिस इज जो आप गुफ्तगू कर रही है ये सिविल लॉ के मुतल्लिक है। अच्छा, क्रिमिनल लॉ के मुतल्लिक नहीं है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। मगर अब मुझे एक और बात बताइए, अगर मुशर्रफ साहब वापस नहीं आते और मुल्क से बाहर रहते हैं, जो लगता है कि वो रहेंगे, वापस नहीं आएंगे, तो फिर अगर इन्होंने अपील में जाना है तो ये खुद ही जा सकते हैं? नहीं, he has to appear, he has to be here and then only appeal can be filed। All right, now that's an extremely important point जो आपने बताया। ताज हैदर साहब, आपने खालिद रांझा साहब की बात सुनी कि अगर वो नहीं थे तो उनका ट्रायल एब्सेंशिया के अंदर नहीं होना चाहिए था और इतनी सख्त सजाए मौत नहीं देनी चाहिए थी। देखिए बीपी, ये बहुत सी टेक्निकलिटीज़ इसमें आती हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी एक राय होती है और वो राय एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है। मतलब अच्छे फैसले भी हैं, बुरे फैसले भी हैं, फिर एक फैसला एक कानूनी माहिर को अच्छा लगता है, दूसरा फैसला इसके पर दो राय है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं भी बेहतर यही समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी के कानूनी माहिरीन हैं, मतलब मिस्टर नायक हो गए या मिस्टर एतजाज हसन या मिस्टर खोसा, वो इस चीज़ का तज्जिया करें और बताएं कि ये क्या मामला है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो इस मामले का सियासी पहलू है उस पे उसको ज़्यादा ज़रूरी समझता हूं। क्योंकि सियासी पहलू इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कल से जब ISPR की प्रेस स्टेटमेंट आई तो निहाल हाशमी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आ गए, मगर बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। नहीं, वो चीज़ है और हमें मतलब इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन ये कि सियासी इसका क्या, जो सियासत का बुनियादी हमारे यहाँ मसला है वो है फ़ौज की मदाखलत सियासत के अंदर। क्या इस फैसले से वो मदाखलत रुकेगी, ये सोचने की बात है। क्या हमारी अदलिया आज़ाद होगी, मज़ीद आज़ाद, हरचंद के वो थोड़ा सा आज़ादी की तरफ तो जा रहे हैं क्योंकि यही अदलिया है जिसने मुशर्रफ को वैलिडेट किया था उनका coup d'etat और उनको आइन में तब्दीली करने का भी हक दे दिया था। तो क्या अदलिया आज़ाद होगी, और क्या पार्लियामान ज़्यादा मजबूत होगा कि नहीं, क्या हमारी मीडिया को आज़ादी होगी कि वो जो चाहें कह सकें, वो जो एक सेल्फ सेंसरशिप आ गई है मीडिया के अंदर, बिल्कुल आ गई है, वो क्या ख़त्म होगी। और सबसे बढ़ के ये डॉक्टर साहब अपनी राय दीजिए। डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, उन्होंने 10A की बात की है जी। क्या जो जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं
उनको राइट ऑफ 10A दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये बात बहुत दुरुस्त आपने कही। ये बहुत ही, और क्या जबरी गुमशुदगी के ऊपर कोई कानून बन सकता है इस किस्म का, जो हमने जैसे अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो भी जिम्मेदार है वो मुजरिम है। कल ही जबरी गुमशुदगी हुई है कर्नल इनाम की। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, और मुझे एक नाउमीदी हुई है थोड़ी सी कि ISPR ने एक बड़ा जज्बाती रवैया इख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि हमें तसादुम को बढ़ाने में हमारी निजात नहीं है। हमें एक अक़ली तौर पे सोचना है कि हमें क्या हम आइन की तरफ वापस मगर आ ताज सकते साहब, हैं। आपने तो बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं सियासत के अंदर। इस फैसले से आप समझते हैं कि पार्लियामान, जिसके लिए आपकी पार्टी ने जद्दोजहद की, आप कहते हैं वो मजबूत होगी? नहीं, ये जो मैं अब आपको अपनी कमज़ोरी बताऊं कि हम में क्या कमज़ोरी। देखिए, कोई भी आमरीत बग़ैर सियासी सपोर्ट के नहीं आती, बिल्कुल आती। हाँ। अच्छा, और अगर जो अरबाब सियासत हैं वो इस चीज़ का फैसला करें, जैसा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ था कि हम जमहूरियत पे इस किस्म का कोई वार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सहारा नहीं बनेंगे, तो अगर अरबाब सियासत इस चीज़ का फैसला करते हैं कि हाँ अब हमें ये फौज का सहारा नहीं लेना, किसी आमिर के हाथ नहीं जाना, तो फिर मेरे ख्याल से देखिए हमारी क्या ताकत है। हमारी ताकत हमारा इनकार है कि जी हम नहीं, मगर चूंकि आप पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, आप एक वहाँ के एक लीडर हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त सियासी कुव्वतों में वो ताकत है? नहीं, ताकत वही मैंने कहा कि हमारा इनकार है कि हम आपके आले कार नहीं बनेंगे। देखिए, हम वी आर नॉट ए लिबरेशन आर्मी, वी आर पॉलिटिशियंस। और मैं बिल्कुल सिद्क़ दिल से ये चाहता हूँ कि हमारी दिफाई सलाहियत बढ़े, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और बीबी साहिबा शहीद ने जिस तरीके से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाया है, बल्कि आपके मरहूम नाना साहब मलिक ग़ुलाम जिलानी साहब मेरे बहुत करम फरमा थे, उन्होंने जो तफसील मुझे बताई हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने किस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दफाई सलाहियत बढ़ाई थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब कोई भी सियासतदान और हमारी पार्टी ख़ास तौर से हम मुल्क की दफाई सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ हम लाइन खींचते हैं वो ये है कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है, इस वक्त खारजा पॉलिसी, मैशी पॉलिसी। आपने ताज हैदर साहब की बात सुनी, बड़े बेबाक होकर हमेशा की तरह उन्होंने बात की है। अब सवाल ये है कि आज हम समझ रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बीमार हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ना कोई बयान आएगा, मगर उन्होंने किसानों के ऊपर बयान दिया। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने किसानों के ऊपर बयान दिया, मगर ये क्या वजह है कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ऊपर कोई ख़ास बयान नहीं दिया, और एक जो लाइन लेनी थी PMLN ने, जो वोट को इज़्ज़त दो की पार्टी थी, जो मुशर्रफ के आमराना दौर के ख़िलाफ़ थी और उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो आज खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आपको शायद याद होगा कि पार्टी के प्रेसिडेंट के बजाय अगर पार्टी के तर्जुमान भी बात कर ले तो वो ठीक हो जाता है। आपको याद होगा कि कल या परसों जब भी ये फैसला आया था तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक बड़े मुदल्लिल और जामा बयान पार्टी के जानिब से दे चुकी हैं, और उसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहसन इकबाल साहब ने भी एक बड़े जामे और मुदल्लिल बयान देते रहे, और बेशुमार अभी गवर्नर जुबैर साहब को मैंने एक्स गवर्नर को देखा, वो भी टेलीविज़न पे आके बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर आदमी बयान दे। सदर साहब चूँकि मुल्क से बाहर हैं और वो अपने अलील ब्रादर के तमादारी में लगे हुए, तो इसलिए मैं तो आज समझ रहा था कि आप प्रोग्राम करेंगी कोलालमपुर पे कि पाकिस्तान अंदरूनी छोड़ दे, अंदर हम क्या है, ऐसे ही चल रहा है 60 साल से, आइंदा भी चलेगा 70 साल से। मगर जो आज हमारी शुबकी हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त टर्की और मलेशिया, जिन्होंने UN में जनरल असेंबली में कश्मीर के कॉज को सपोर्ट किया था, और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पे ये जो एक नया मूव हो रहा था टुवर्ड्स उम्मा और टुवर्ड्स कश्मीरी और पाकिस्तान की एक अच्छाई हो रही थी, आपने क्या किया? आपने पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई कर दी, अच्छे दोस्तों को नहीं। मगर निहाल हाशमी साहब, तो आज पाकिस्तान में हो रहा है, आप जरूरी नहीं समझते कि उसके पर थोड़ी सी भी बात होनी चाहिए?
दो बहुत अहम फैसले आए हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है 3 दिन से हम बात कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है ना, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए इसका यूज तब होगा जब नहीं, उसकी वजह है कि जनाब देखें, आप जब ये जाएंगे अपीलेट कोर्ट में, इनको अपीलेट कोर्ट में अल्टीमेट जाना है, दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, दिस इज एन इनिशियल वर्डिक्ट, इनको फाइनली जाना पड़ेगा। और ये किसी जगह किसी से टकराव नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सारे लोग और मीडिया हाउसेज और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कह रहे जी इदारे, भाई कोई इदारे का ट्रायल नहीं हुआ है, एक फर्द वाहिद का ट्रायल हुआ था और कोई इदारे ने ट्रायल नहीं किया। एक निहाल हाशमी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी बयान आया है कि मैं इदारों का टकराव नहीं चाहता, मगर सवाल ये है कि जिस तरह खालिद रांझा साहब कौन से इदारे टकराव कर रहे हैं, या वज़ीर-ए-आज़म से पूछे या शौकत भाई से पूछे, मुझे तो कोई इदारों के टकराव नजर नहीं आ रही है। शौकत बसरा साहब ज्यादा बेहतर बता से भी पूछ लेते हैं, टकराव हो रहा है ये बता दें। जिस तरह के खालिद रांझा साहब ये बयान कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक जनरल मुशर्रफ वापस पाकिस्तान नहीं आते तब तक आप अपील में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है कि जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत हुई है आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के ऊपर, तो ये बरकरार रहेगा। शौकत बसरा साहब, ये खालिद रांझा साहब ये रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि इसमें जो है ये चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद इसका ट्रायल हुआ, इसमें एविडेंस आते रहे। 342 के वक्त मुशर्रफ साहब वहां से चले गए और फिर उनको अपॉर्चुनिटी वीडियो की भी दी गई, तो ये बिल्कुल एब्सेंसिया में नहीं हुआ है, ऑथराइज किया गया था उनके वकीलों को, और ये ट्राइब्यूनल ने कहा था कि आपके एब्सेंसिया में भी केस चल सकता है और उनकी रजामंदी से चलता रहा। मगर 342 में जो एक्यूज है उन्हें खुद आना पड़ता है, क्योंकि वो कई जगह पे होता है, वो कह सकते थे कि मैं अपना डिफेंस DW दूंगा, डिफेंस विटनेस, और मैं समझ रहा था कि जो इनको लॉयर्स टीम है वो इनकी 342 की बयान करवाने के बाद उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे देंगे और ये केस काफी उनके हक में बेहतरी की तरफ जाता है। मगर बदकिस्मती से वकला इनके जो थे उन्होंने ये काम नहीं किया, ज्यादा मेरे ख्याल से बयानबाजी किया, क्या खुशनुदी लीगल मैटर पे नहीं गया, हाउ टू फाइट ए बैटल। अगर DW आते तो उनके पास ये बातें माजी हो गई है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड निहाल हाशमी साहब, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ये दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हाउ टू मूव फॉरवर्ड। आपके सामने एक वर्डिक्ट आ गया है शौकत बसरा साहब, अब आप लोगों का ये रहा है इस केस के अंदर, जो आप लोगों का रोल रहा है वो ये रहा है कि इंटीरियर सेक्रेटरी ने आके कहा है कि अगर जनरल मुशर्रफ नहीं आते और उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर उस सिलसिले के अंदर हम लोग जो है वो आप बल्कि कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप लोग फैसला नहीं सुना सकते। ये इंटीरियर सेक्रेटरी का अब रोल रहा है। अब इसके अंदर हमने देखा है कि आप लोग मुशर्रफ साहब के साथ खड़े हो गए, हालांकि इमरान खान साहब तो उनके खिलाफ थे जब लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, सो तसादुम तो है। मुनीज़े देखें, अगर तो आप जबरदस्ती हमें परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा करना चाहते हैं, मैं नहीं खड़ा करी, मैंने आपको साउंड बाइट सुनाई है, उनकी मर्जी। मुझे बात करने दीजिएगा। गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल में हमने उस वक्त, अब कोई काम हम आइन और कानून से बाला नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बयानात आपने सुने होंगे, मैंने खुद, हमने जद्दोजहद की बतौर एक वकील के भी, बतौर एक सियासी कारकुन के भी और बतौर एक पाकिस्तानी भी। यहां पे लॉ पॉइंट की बात हो रही है। मैं कहूं डॉक्टर खालिद रांझा साहब के आर्गुमेंट के बाद तो किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। वही बात फेडरल हुकूमत कर रही थी। एक मुलजम की, वो मुजरम नहीं है, मुजरम तो वो है जो फौज डॉक्यूमेंट्स पे और फौज अपनी जो रिपोर्ट्स पे बाहर जा चुके। अच्छा। एक मुलजिम है, मुलजिम एक एप्लीकेशन देता है कि मैं डेथ बेड पे हूं। हमने एक हुकूमत एक जिम्मेदारी पूरी की कि कोर्ट को कहा कि आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। उसमें मुझे बताइए कि हम किस तरह लाइन कर रहे हैं हम मुशर्रफ के साथ। फिर मैं दूसरी बात एक और अर्ज करूंगा। देखिए, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है अपने दोस्तों पे कि अभी मैं ताज हैदर साहब बहुत सीनियर हैं। एक तो हमें बतौर इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, खा फौज हो, खा सियासत हो, आपकी सहाफी बरादरी हो, उसके बाद और भी लोग हो। लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। गुजारिश ये है कि हमने जब एक मुशर्रफ को डिस्कस कर रहे हैं, हम ये कहें कि फौज ये काम कर रही है,
तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम जो इदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हक में नहीं अच्छा, है। मगर अब जो इधर ही रुक जाइए, है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके मुखालिफ हैं, शौकत साहब मुझे इजाजत देंगे आप? मुझे बात मुकम्मल नहीं, करने नहीं, दें, आपकी प्लीज। बात मुकम्मल मैं आऊंगी आपके पास। मैं जानिब, आपने बड़ी अहम बात की है, जब आपने कहा ना कि एक ही इंसान के ऊपर ये फैसला आया है, तो खालिद रांझा साहब जब वो फैसला आ गया था उसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज आई है, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हमने गम गुस्सा का उन्होंने इज़हार किया, एंग्विश का लफ्ज, मैं आपकी जाने पाऊंगी, एंग्विश का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जब वो ये कहते हैं तो फिर जाहिर है आप एक ज़ाहिर इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हैं ना। जाहिर है जी कि दिस एंग्विश और टर्सनेस तब राइज होती है वेयर एक्स फेसाई यू सी इनजस्टिस। इस केस में I don't hold brief anybody. Right. Law says that the aider and abettor are equally responsible as the principal. कोई सजा में तखफीफ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने एडर एंड अबेटर के नाम जो भी है अलफ बे ते उनके नाम दे दिए हैं, और जो मुल्ज़म है उसका हक पहुंचता है टू बी ट्राइड विद द को-अक्यूज्ड। उसने दरखास्त दी है उस तरफ से कि हाँ जी मेरे को-अक्यूज्ड एडर बेटर्स है वो फला 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 है। Okay, now that's ठीक है। Okay, now that's an interesting argument. And the law permits him. All right. Permits him to permits the government to abet the complaint, to amend the complaint, to give further evidence any time before the verdict is pronounced. But sir, let me give you a hypothetical situation. इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि जनरल मुशर्रफ साहब मुल्क में वापस नहीं आएंगे। अगर वो मुल्क में वापस नहीं आते तो ताहाल फिर ये जो जजमेंट है ये रहेगी, एंड वो उसके तहत उनको संगीन गद्दारी का एक मुजरिम समझा जाएगा। ठीक है नाज़रीन, इधर वक्फा लेते, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ताज हैदर साहब, जिस तरह के खालिद रांझा साहब ने हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर मुशर्रफ साहब मुल्क में वापस नहीं आते तो ताहाल जो है और हमेशा के लिए ये जो एक वर्डिक्ट है कि जनरल मुशर्रफ ने गद्दारी की, ये रहेगा, इसका क्या असर होगा सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर? नहीं, देखिए आर्टिकल 6A पे तो 6 पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, और शायद पहली दफ़ा है क्योंकि मैं ये कहा करता था कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 41 से शुरू हो रहा है और जितने भी ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट हैं और राइट्स ऑफ द पीपल हैं दे आर ऑलवेज बीइंग इग्नोर्ड। मुझे ये शिकायत थी, लेकिन पहली दफ़ा एक 6 पे अमल दरामद हुआ है। और इसके में पॉलिटिकल, बिकॉज आई एम नॉट ए लॉयर, डॉक्टर साहब इसके सियासी फॉल आउट बड़ा ज़रूरी है, ये आप मुझे बताएं। हाँ, ये डॉक्टर साहब लॉयर हैं, आई एम ए लॉ मेकर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लॉ मेकर जो है वो ये देखता है कि हाँ माशरे को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इस्तेहसान कैसे हो, एंड व्हाट इज़ द जनरल गुड। आप इसका फॉल आउट क्या देखते हैं? अब इसके अंदर मैं समझता हूँ कि खौफ की एक दीवार टूटी है। अच्छा। एक जो खौफ की दीवार थी जिसकी वजह से मैंने इशारा किया था कि अब मीडिया सेल्फ सेंसरशिप पे आ गया था, और सेल्फ सेंसरशिप जो है मतलब परसों शायद आप ये प्रोग्राम अगर करती तो आपके मैनेजमेंट को एतराज़ होता है कि भाई क्या कर रही हो। तो एक ये दीवार टूटी है, और मैं समझता हूँ कि अगर अदलिया आज़ाद होगी, अगर प्रेस खुल के बात करेगा, अगर ये गुमशुदगियाँ नहीं होंगी और अपना काम फौज करेगी और दूसरे अपना काम करेंगे, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इस फैसले से वो आई कैन, जो आपने कहा ना खौफ की दीवार टूटी है, आई कैन परसीव सम क्रैक्स इन दैट वॉल, कि वो क्रैक्स हैं और इससे ये हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी इशारा किया था, हमारी ताकत हमारा इनकार है, हमारी ताकत हमारा इनकार है। निहाल हाशमी साहब, इनकार तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, मगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि आज खौफ की जो दीवार है वो टूटी है, आपको भी ये लग रहा है? और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इस फैसले के नतीजे में?
बेहतर मेरे ख्याल से सिविल मिलिट्री रिलेशन तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम सब, ये जो फौज है ये हम सब की फौज है, ये पूरे पाकिस्तान की फौज है, तमाम सियासी जमातों की फौज है, किसी फर्द वाहिद का फौज थोड़ी है ये, कि कोई फर्द वाहिद इसके पर के गवर्नमेंट क्लेम करे। ये हमारे आपके भाई बच्चे खानदान वाले काम करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तो इसके ऊपर किसी एक का क्लेमेंट नहीं हो सकता। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारे रिलेशन अच्छा था। हाँ, अगर माजी में या हाल में किसी ने उस इदारे से अपने उसको मिसयूज किया, इदारे को भी, पाकिस्तान को भी, अपने ऑफिस को भी, तो उसके लिए आप फौज को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसमें आप फौज के बारे में तो नहीं बात कर सकते। मैं ये समझता हूं कि ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। देखिए, भुट्टो आज नहीं है, मोहतरमा नहीं है, आज नवाज शरीफ साहब हुक्मरानी कर रहे हैं, कल मुशर्रफ साहब नहीं है, तो कल इमरान साहब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, और जो मुल्क खौफजदा रहता है ना, जो माशरा खौफजदा माशरा कभी डिलीवर नहीं कर सकता। हमें एक आजाद माशरा बनना है जहां पे लोग सोचे, हमारे यहाँ साइंटिस्ट पैदा हो, इकोनॉमिस्ट पैदा हो, इन्वेस्टर्स पैदा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो, हमें इनोवेशन करते रहे। अगर हम खौफजदा माशरे में रहेंगे, डरे रहेंगे एक दूसरे से। जी निहाल साहब, आपने जो कहा ना कि मामला बेहतर होंगे जब हम एक दूसरे का एहतराम करना सीख जाएंगे, हम एक दूसरे की हैसियत को मानना सीख जाएंगे, एक दूसरे के डोमेन में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं शौकत बसरा से भी पूछती हूँ, चूंकि आप भी एक सियासी कारकुन रहे हैं शौकत बसरा साहब, आप समझते हैं नहीं, अभी भी वो सियासी कारकुन है शौकत बसरा साहब, तो मैं तो समझती हूँ कि वो हैं एक पुराने सियासतदान है। शौकत बसरा साहब एक हम पे अभी फायर मार दिया था, मिस फायर। अच्छा, अगर इनसे पूछे तो सही, इनकी भी तो राय लेना कि जी आप क्या समझते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है इस फैसले के नतीजे में? देखिए, मैं फिर से समझता हूं कि अगर जब तक जजेस और मुफाद परस्त सियासतदान ये साथ ना दें किसी भी डिक्टेटर का, तो मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ा जा सकता। आज बहुत बेहतर होता अगर आपने, पहली बात तो अनहर्ड फैसला नहीं देना चाहिए था। अगर आप तारीख रकम करने जा रहे थे तो फिर वो लोग जो कहा करते थे, बड़ी माजरत के साथ ताजा हैदर साहब से मैं एक गुजारिश करूंगा, माजी में मैं नहीं जाता, खुद इसी परवेज मुशर्रफ को गॉड ऑफ ऑनर, मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, ताजा हैदर साहब, हमने गॉड ऑफ ऑनर दिया, हमने इनसे एनआरओ किया, हमने केसेस खत्म करवाए, चले, पास्ट इज पास्ट। अब दूसरी बात, नून लीग को देख ले, नून लीग ने खुद केस दायर किया और नून लीग ने खुद ही इनको बाहर जाने दिया। तीसरी बात, अगर ज़ियाउल हक को जो कहते थे कि ये हमारा रूहानी बाप है और वो कहते थे मेरी रूहानी औलाद है, हम तमाम लोगों को अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी। अगर हम सिर्फ ये, और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात आप कह रही हैं आईएसपीआर के हवाले से, मैं उसका 100% हामी हूं। वो किस बात पे? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई बेहतरी लानी है, हम बड़ी अच्छी बातें की हैं निहाल हाशमी साहब ने। देखिए, हमें जिन चीजों को, अगर आज भारत इस बात पे खुशी मना रहा है कि वो जर्नल, मैं कह रहा हूं, जो गलत किया परवेज मुशर्रफ, ही हैज टू फेस द म्यूजिक, लेकिन जिसको हम ये कह रहे हैं कि जिसने भारत के खिलाफ, हमारे दुश्मन के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, जो आज सिपाही बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, अब क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग? हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिविजिट करने की जरूरत है। जो आइन शिकनी की है, बिल्कुल उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या मुनीजिया मेरी बात से एग्री नहीं करती हैं कि अगर हमने सबको सबक सिखाना है, वो जज अगर ना इसको इंडोर्स करते, ना पीसीओ किताबें हल्फ उठाते, वो सियासतदान जो कि चीफ प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने वजारतें एंजॉय की, जिन्होंने इसी परवेज मुशर्रफ से हलफ लिया, ज्यादा दूर की बात नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम लोग। हमें, मेरे ख्याल में, इदारों को बेहतर करना है, हमें इदारों को इस तरह नहीं करनी है जिससे। शौकत बसरा साहब, वी गेट योर पॉइंट। बिल्कुल आपने जो बात कही है, आपने कहा कि स्कोप बड़ा होना चाहिए। खालिद रांझा साहब, जिस तरह के शौकत बसरा साहब बात कर रहे थे, अब एक और बड़ा अहम फैसला आया है, मैं चाहती हूँ कि आपकी राय उस पर मैं वन सेंटेंस जरूर दें। दे आर बोथ लॉ मेकर्स, और हम सब जो हैं खुतबा बहुत अच्छा देते हैं। जब अमल की बात आती है तो मैं समझता हूँ आपने फौज के मुतल्लिक अलहदा कानून बनाया हुआ है, एक्ट ऑफ 1952, रूल्स ऑफ 1954, जो अभी तक तरमीम नहीं हुए। कभी आपने किसी फौजी सिपाही की ट्रायल देखी है मजिस्ट्रेट कोर्ट में?
इन द लास्ट 100 years? नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी कि CRPC जिसका रोज ये मुताला करते हैं, हमने आज तक तरमीम नहीं की। इट सेज यू कैन नॉट ट्राई एन आर्मी पर्सनल विदाउट। जब मैं सिपाही हूं, मैं गांव में किसी को मार देता हूं, आई एम प्रोड्यूस फॉर द मैजिस्ट्रेट, ही वुड सेंड माय केस स्ट्रेट टू GHQ एंड दे वुड ट्राई मी। अब यहाँ तो ये कहना चाहिए, यहाँ तो लॉ की बात करें या ज़बानी सियासत की बात करें। If you want to bring law into conformity with your vision, then change the law. Law you haven't changed. Can I just ask you one question? अब आर्टिकल 6 बना तो था ना, इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पे कानून शिकनी होती रही है और कॉन्स्टिट्यूशन की शिकनी होती रही है, सब्जुगेट होता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाहिर है अगर मुदाखलत होगी तो उसका खमियाजा तो भुगतना होगा। कानून है तो सही। आर्टिकल 6 बना था 1973 में, 72 में पहले, फिर 73 में, फिर भुट्टो साहब ने तकरीर की अप्रैल में, अप्रैल 73। आज मैंने मार्शल लॉ दफन कर दिया, हम सब नहीं सुना इसको, और उसके बाद मार्शल नहीं लगा। क्या कहां तक दफन हुआ ये जो 73 के आइन 6 जो है, आपने तरमीम किया नहीं, तो आप समझते हैं आर्टिकल 6 होना ही नहीं चाहिए? होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इट इज नॉट अ बैरियर इन व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, इट्स नो बैरियर एट ऑल। अच्छा, उसके बाद 2 दफा लगा मार्शल लॉ, 3 दफा लगा मार्शल लॉ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि लगा। मगर आप नहीं समझते कि इस फैसले से कोई भी फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, तो इसके पर मेरे ख्याल है ताज हैदर साहब का व्यू बिल्कुल फर्क है। आप समझते हैं तो ये रद्द-ए-अमल ना आता। मुझे एक फिक्र जी, मैं वक्फा लूंगी। अगर सर मैं वक्फा लेती हूँ, छोटा सा वक्फा प्लीज, वक्फा लेती हूँ फिर वापस आती हूँ। नाज़रीन, आजकल के दिनों के अंदर एक और अहम फैसला आया आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से, और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करेगा या मजबूत करेगा। इसके ऊपर जनाब माहिर कानून आबिद हसन मिंटो साहब ने हमारे साथ बात की है कल। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, ये फैसला तो पॉजिटिव फैसला है, लेकिन सारा सवाल जो है वो ये है कि इस फैसले को मुस्तकबिल में सस्टेन करने के लिए या इसको बाअमल बनाने के लिए जिन कुव्वतों की ज़रूरत है वो हमारे मुल्क में अभी तक लैकिंग है, और वो हैं पॉलिटिकल ताकतें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्सेस। और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर अपना जोर और प्रेशर सोसाइटी को दुरुस्त में ले जाने के लिए नहीं आगे बढ़ती तो मामला फिर रुक जाने का इम्कान हर वक्त रहता है, क्योंकि हमारी लंबी तारीख जो है सियासत को और सिविल हुकूमत को और सिविल अथॉरिटी को माइनस करके दूसरी कुव्वतों को आगे लाने की रही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये अच्छी बात है, ये फैसला भी एक तरीके से पॉजिटिव है। ये फैसला कहता है कि भाई आपने फौज के सरबराह को भी अगर कोई पेंशन देनी है या उसको रीइंस्टेट करना है या उसको एक्सटेंशन देनी है तो इसके रूल्स होने चाहिए। रूल्स के बगैर ऊपर से कोई बात यूँ ही फौज वाले नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये है तो पॉजिटिव, लेकिन इस किस्म के फैसलों को हमारे मुल्क में कितने दिन तक कौन चला सकता है। हमारे मुल्क के अंदर नज़रिया ज़रूरत सारा साल चलता रहा, फिर एक बड़े बेंच ने बैठ के नज़रिया ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म होने के बाद दोबारा किसी न किसी तरीके से नज़रिया ज़रूरत हमारे हालिया पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये बातें जो हैं सोसाइटी को मुस्तकिल पॉलिटिकल बनाने और डेमोक्रेटिक ताकतों को मजबूत करने के बगैर नहीं हो सकता। ताज हैदर साहब, आपने आबिद हसन मिंटो साहब की बात सुनी। अब तजुर्बा बहुत कुछ सिखाता है। ये मामला अब पार्लियामेंट के अंदर आ गया है। अब ये नहीं पता कि क्या पार्लियामेंट के जरिए ये मामला होगा या कि ये वापस जाएंगे टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिव्यू, या दोनों चीज़ें करेंगे। मैं 22-23 साल की उम्र में बहुत अक्लमंद इंसान था अब मैं देखता हूँ कि हाँ ऑप्शंस क्या हैं,
और उसमें कौन सा ऑप्शन बेहतरीन मैं नहीं कहूँगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कम से कम नुकसान हो। अच्छा, अब आई हैव टॉक्ड अबाउट दोस क्रैक्स इन द वॉल कि हाँ एक दीवार खौफ की खड़ी थी। तारीख़ का जो सफ़र है, वक्त का सफ़र, वो मुस्तक़बिल की जानिब है। इस दीवार ने वो हमारा सफ़र आगे बढ़ने का रोक रखा था, और जब भी उस दरिया के सामने एक रुकावट खड़ी की जाती है तो फिर वो एनर्जीज़ जो हैं वो एकुमुलेट होती रहती हैं, स्टैग्नेशन, बदबू पैदा होती है, सब अब क्रैक्स हैं और इन क्रैक्स से एक आज़ादी का कारवान आगे बढ़ रहा है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और हमें बड़ी एहतियात से काम लेना है, क्योंकि इन एनर्जीज़ को अगर हम इंतशार की तरफ ले गए और हर एक दूसरे से लड़ने लगा और मुल्क में एक एनार्की की कैफियत हो गई, तो जो भी हमारे हासिलात हैं वो हाथ से। मगर आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सियासतदान इस पोजीशन में हैं कि अपनी बात कह सकते हैं? देखिए, सियासतदान ही कहेंगे ना, और कौन कहेगा? मुल्क को चलाना, तारीख को आगे ले जाना, एक आज़ाद मुल्क। तो इस पार्लियामेंट में कुव्वत है कि वो टेन्योर डिफाइन कर सके? नहीं, ये पार्लियामेंट जो है वो तो एक दूसरा टॉपिक आ जाता है, इलेक्शंस मुतनाज़िया हैं कि 95% जो फॉर्म 45 है उस पर ही नहीं है। लेकिन मुल्क में क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी, कि उनके बगैर डेमोक्रेसी जो है वो नहीं हो सकती। तो लेकिन ये कि अगर एक फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ते हैं, अगर हम एहतियात का मुजाहरा करते हैं, अगर अपनी ईगोस को बीच में नहीं लाते। जी सर। क्योंकि कौम का जवाल जो है वो जिस वक्त होता है तो वो ईगोस, पर्सनल ईगोस जो है वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस वक्त हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। ऑलराइट, मोहतात होकर आगे बढ़ना है। निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं, ताज हैदर साहब, जो आबिद हसन मिंटो साहब ने बात की है कि अब बॉल पार्लियामेंट की कोर्ट में है, क्या आप समझते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट में हल होगा फिर अदालत में जाएगा? देखिए, सियासतदानों ने हमेशा मोहतात रवैया किया इख्तियार, और मोहतात होकर ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें बहुत दर्द है मुल्क का, हमें पूरी दुनिया में इंटरनेशनली हमें पता है कि पाकिस्तान को जहां होना था आज वहां पे नहीं है। हमें पता है कि हमारे मुल्क को आगे जाना है, उसमें हमारे पार्लियामेंट में हल होगा। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहले मनफी सोच और प्रोपेगेंडा बंद करना है। कोई किसी के खिलाफ नहीं, खुदारा एक दूसरे को लड़ा करके पाकिस्तान को कमजोर मत करो। हम एक दूसरे को कमजोर करते हैं, हम कहते हैं हम ताकतवर हो जाएं, लोग डर जाते हैं। डरी हुई कौम आगे नहीं बढ़ती है। मैंने फिर आपको कहा कि मादी पास्ट है, हमें फ्यूचर को देखना है। आखिरी 2-3 मिनट ही बाकी बच गए हैं। देखिए, सियासतदानी मसले हल करेंगे और ये अफाम और तहफीम से हल होगा, वो पार्लियामेंट हल करे या ये इसे अदालत। अच्छा, चूंकि इससे पहले कि मैं शौकत बत्रा साहब से जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूं, रांझा साहब आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या ये पार्लियामेंट में हल होगा या वापस रिव्यू पिटिशन? जस्ट वन वर्ड ऑन दिस। यस, श्योर। ये जो है ना जी, हमने तमाम महकमों से, मैंने खुद अपने कानों से चीफ जस्टिस को सुना है कि जनाब मेरी टर्म एक्सटेंड हो रही है। साहब ने कह दिया कि टर्म एक्सटेंड हो जाएगी, रात के 12 बजे कह रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, एक वक्त था कि पूरे मुल्क में तमाम बड़े अफसरान जो थे वो एडहॉक थे। जब भी एक्सटेंशन की बात आती है हम कहते हैं जी की लेन देन हो रहे हैं। तो जैसे तमाम टर्म फिक्स्ड हैं, यहाँ भी फिक्स्ड होनी चाहिए फिक्स्ड। ऑलराइट, लास्ट वर्ड बिल्कुल शौकत बसरा साहब, वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर आपको लास्ट वर्ड मिलना चाहिए इसके ऊपर। जी मुनीज़े, अगर तो मैं समझता हूं कि आइन और कानून को फॉलो करना है तो किसी को भी आइन और कानून को बाईपास नहीं करना चाहिए। जो जिस अदारे का डोमेन है उसको उसमें रहना चाहिए। और दूसरी बात, इस वक्त जो बार बार मजे लेकर मीडिया के ऊपर परवेज मुशर्रफ को बार बार गद्दार कहा जा रहा है और इदारों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इसमें पाकिस्तान का मफाद हरगिज नहीं है, ना पाकिस्तान अवाम का मफाद है। टेन्योर जो है, जिस तरह के खालिद रांझा साहब ने कहा कि फिक्स होना चाहिए, आपकी राय क्या है? और मैं आपका क्लियर मौकफ चाहती हूँ, आखिरी 30 सेकंड रह गए, प्लीज। क्लियर मौकफ दे रहा हूं मैं आपको जी। क्लियर मौकफ मुनीज़े ये है कि ये पार्लियामेंट का काम है, ये चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें या ना करें। जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला है,
मैं समझता हूं वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने डोमेन में इंटरफेयर किया, उनको नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, खालिद रांझा साहब, जनाब ताज हैदर साहब। नाज़रीन, यहाँ पे सभी चाहते हैं कि इदारों का टकराव ना हो, मगर हमारे जो कानूनी माहिर हैं खालिद रांझा साहब वो ये कहते हैं कि टेन्योर को फिक्स होना चाहिए, और शौकत बसरा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट के अंदर ही हल होना चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।